नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 62 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या असुमेलित है? निम्न में से क्या असुमेलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से क्या असुमेलित है? ये चारों के चारों जो अनुच्छेद आर्टिकल दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्या ये सब है, क्या गलत है दोस्तों, ये पहचानना है। ये चारों के चारों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 सही है। अनुच्छेद 76 में क्या दिया है दोस्तों? विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। असुमेलित को पहचानिए पूछा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 76 की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी हो जाएगा दोस्तों, महान्यायवादी। महान्यायवादी याद रखिएगा दोस्तों, महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 में है। और दोस्तों, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है, भारत का महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 89 में क्या दिया गया दोस्तों? राज्य के सभापति और उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में है दोस्तों आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। नाभिकीय संलयन पर क्या करता है? नाभिकीय विखंडन पर होता है दोस्तों परमाणु बम। परमाणु बम किस पर कार्य करता है दोस्तों? परमाणु बम। तो परमाणु बम हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर दोस्तों सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ये होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन और प्लस हीलियम गैस निकलती है, जो कि नाभिकीय संलयन पर बेस्ड होता है। उत्प्लावन के सिद्धांत पर बात करें दोस्तों तो उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। ये दोस्तों कोई भी पार्टिकल अगर किसी पानी में डूबा है, वो कितना डूबेगा, ये उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कितना डूबा हुआ है, अपने द्वारा पानी डिस्प्लेस या फिर हटाए गए वजन के बराबर ये डूबता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वर्गों की संख्या पूछे तो अगर वर्गों की संख्या पूछे दोस्तों हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों वर्गों की संख्या। अगर दोस्तों आवर्तों की संख्या पूछे तो हो जाएगा 7। आवर्तों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 7। टोटल सब कुल तत्व अगर पूछे दोस्तों हो जाएगा दोस्तों 118। कुल तत्व हो जाएगा दोस्तों 118 तत्व। कुल 118 तत्व ज्ञात है। 20 तत्व उसमें दोस्तों हैं कृत्रिम रूप से तैयार, मतलब बनाया गया तत्व कितना है? कृत्रिम रूप से बनाया गया 20 तत्व है दोस्तों। और नेचुरल की बात करें, नेचुरल हो जाएगा 98, याद रखिएगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुल कितने तत्व हैं? 98। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118, याद रखिएगा। और दोस्तों कृत्रिम या फिर मानव द्वारा बनाए गए तत्वों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 20। मानव द्वारा तो बनाए गए तत्वों की संख्या 20। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, इसका आंसर सही हो जाएगा। आवर्तों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बायोगैस का जनक अगर पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा सीबी देसाई को। भारत में सीबी देसाई, याद रखिएगा दोस्तों सीबी देसाई। बायोगैस का जनक हो जाता है सीबी देसाई, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है, प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP। UNDP ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, UNDP। मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? प्रथम बार 1990 में प्रकाशित किया गया था। भारत में इस रिपोर्ट का जनक किसे माना जाता है? तो अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को भारत में इसका जनक कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो 1990 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होता है दोस्तों 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होता है। दोस्तों बात करें किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था इसका गठन? पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका गठन होता है, याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में होता है दोस्तों? तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किस राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन किया जाता है 2004 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही छांट कर लाए हुए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और दोस्तों बात करें कि उत्तरी विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब पूर्वी देशांतर की बात करें दोस्तों, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये दोस्तों उत्तरी अक्षांश की लंबाई है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत की उत्तरी अक्षांश की लंबाई ये है, उत्तरी अक्षांश की लंबाई है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब पूर्वी देशांतर की लंबाई है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अलग अलग क्वेश्चंस बनाकर ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है, तो दोस्तों खरीफ की फसल में आता है चावल आता है, गेहूँ आता है, कपास आता है, याद रखिएगा दोस्तों, खरीफ की फसल में आता है। गेहूँ दोस्तों रबी की फसल में आता है, गेहूँ हो जाएगा दोस्तों रबी के फसल में। रबी की फसल में और बात करें दोस्तों, तो गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, सरसों हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ये सब हो जाता है दोस्तों रबी की फसल में। तो खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ किसके कैसा फसल है दोस्तों? रबी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती हैं? टोडा जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टोडा जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं, तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। अगर दोस्तों बात करें तमिलनाडु में किस जगह पर निवास करती हैं, तो ये हो जाएंगे नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं, याद रखिएगा। और इस टोडा जनजाति में दोस्तों एक प्रथा चल दी जाती है, बहुपति विवाह, इनमें एक प्रथा आती है, बहुत प्रचलन है दोस्तों। ये बहुपति नाम से SSC में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गौंड। और गौंड का मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ये भी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
अशोक के किन अभिलेखों में उसके नाम का उल्लेख किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं। इस पे 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अशोक के बारे में आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों के में उनके नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस अभिलेख में? तो हो जाएगा दोस्तों मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में उसके नामों का उल्लेख किया गया है। भारबू 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 ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, भारबू। भारबू अभिलेख में क्या मिलता है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रचार देखने को मिल जाएगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रचार देखने को मिल जाएगा दोस्तों, किसमें? भारबू अभिलेख में। याद रखिएगा दोस्तों, भारबू अभिलेख में बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रचार देखने को मिल जाएगा और उनके नामों का उल्लेख दोस्तों मास्की अभिलेख में किया गया है। मास्की अभिलेख में किया गया है। इनका अशोक का पूरा नाम इस अभिलेख में क्या लिखा गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा देवनाम पियादशी अशोक। देवनाम पियादशी अशोक, याद रखिएगा दोस्तों, देवनाम पियादशी अशोक लिखा गया है मास्की अभिलेख में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देवनाम पियादशी अभिलेख, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिस्य किसके समकालीन था? तिस्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि तिस्य दोस्तों पहला राजा था। तिस्य जो कि पहला राजा था जो कि अशोक के द्वारा धर्म प्रचार में, बौद्ध धर्म प्रचार में बौद्ध धर्म अपनाया था। तो तिस्य कहाँ का राजा हुआ करता था दोस्तों? तो ये रहेगा श्रीलंका का शासक था। श्रीलंका का शासक था जो कि सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। 30 सबसे राजाओं की बात करें शासक की, तो अशोक के प्रचार में सबसे पहले 30 ने ही बौद्ध धर्म अपनाया था, याद रखिएगा। किसके समकालीन था दोस्तों? ये हो जाएगा अशोक के समकालीन था। अशोक ने दोस्तों श्रीलंका में किसे धर्म प्रचार के लिए भेजा था? तो हो जाएगा अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, याद रखिएगा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक के शासनकाल में दोस्तों एक बौद्ध संगति होती है जो कि तृतीय बौद्ध संगति होती है, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होता है? अशोक के शासनकाल में होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लू रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेबनान और इजराइल के बीच। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच। दोस्तों बात करें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा, याद रखिएगा। 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा, याद रखिएगा। 49 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। 49 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है दोस्तों, 38 डिग्री समांतर रेखा। लेबनान और इजराइल के बीच है ब्लू रेखा, याद रखें दोस्तों, ब्लू रेखा। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्दों का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्दों का संश्लेषण की बात करें किसने किया था? दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सर्वप्रथम जीन शब्द का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, हरगोविंद खुराना ने। दोस्तों बात करें अगर जोहासन की, तो जोहासन ने दोस्तों सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। शब्द का प्रयोग किया था जोहासन ने, ये याद रखिएगा। और प्रयोगशाला में जीन्स का संश्लेषण सबसे पहले किया था हरगोविंद खुराना ने, और सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों जोहासन ने। वाटसन और क्रिक की बात करें दोस्तों, वाटसन और क्रिक की, तो जगह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। ग्रेगरी जॉन मेंडल की बात करें दोस्तों, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल ने दोस्तों आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने किस पर अपना शोध किया था? तो मटर के पौधे पर, याद रखिएगा, मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन, हवा महल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हवा महल है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। हवा महल है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान के किस शहर में दोस्तों? जयपुर में। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
गुलाबी शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, पिंक सिटी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई राजा थे दोस्तों सवाई प्रताप सिंह या फिर सवाई जय सिंह प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। अब इसके दोस्तों हवा महल के दोस्तों अगर पूछे वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद लालचंद, उस्ताद लालचंद इसके क्या हुआ करते थे दोस्तों, उस्ताद लालचंद की बात करें तो ये हो जाएंगे वास्तुकार। और किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह। तो हवा महल से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हवा महल राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में है। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहा जाता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा प्रताप सिंह ने। और दोस्तों हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो हो जाएंगे उस्ताद लालचंद। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी कोशिका देखने को मिलती है महिलाओं में, महिला में देखने को मिलती है सबसे बड़ी कोशिका, याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाता है दोस्तों? अंड कोशिका। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अंड कोशिका। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों अंड कोशिका, जो कि केवल महिलाओं में देखने को मिलती है। शुक्राणु हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी दोस्तों शुक्राणु, जो कि केवल पुरुषों में देखने को मिलेगा, पुरुषों में केवल देखने को मिलता है, याद रखिएगा। दोस्तों यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है या फिर पीयूष ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात किया गया दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बात करें अनुच्छेद 32 के तहत ये जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट की बात करें दोस्तों तो अगर अनुच्छेद 232 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के रिट होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के रिट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो उच्च न्यायालय का गठन है दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में। उच्चतम न्यायालय का गठन है दोस्तों अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन दिया गया है। दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड हैं। उच्चतम न्यायालय रिट जारी करेगा 32 के अनुसार, उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा 226 के अनुसार। उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान है 124 में, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है 216 में। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध की बात करें दोस्तों तो लैक्टोज। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तैराकी खेल से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा तैराकी खेल से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय आपात 3 तरह का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक आपात होता है, आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है, तो दोस्तों 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि 352 में दिया गया है, 352 में, और राष्ट्रपति शासन 356 में दिया गया है, और वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है, याद रखिएगा 360 में दिया गया। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब राष्ट्रपति आपातकाल 1962 में लगता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल 1962 में लगता है। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के किस नाम से भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ को किस नाम से ज्वालामुखी को जाना जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्राम्बोली के नाम से जाना। भूमध्य सागर का कुंजी इसको बोला जाता है, स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर के कुंजी किसको बोला जाता है दोस्तों? स्ट्राम्बोली को, याद रखिएगा। किलिमंजारो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो किलिमंजारो सॉरी कोटोपैक्सी की बात करें दोस्तों, तो कोटोपैक्सी की बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है, याद रखिएगा। इक्वाडोर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।